नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे महान सम्राट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए और अपनी बहन की रक्षा के लिए पूरी जिंदगी ही अपनी दांव पर लगा दी थी और उन्होंने पूरे अखंड भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन ने स्वयं को कभी भी राजा घोषित नहीं किया, सम्राट घोषित नहीं किया, बल्कि अपनी बहन को ही राजा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और उन्हीं का संरक्षक वो जीवन भर बना रहा। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक अखंड भारत पर शासन किया, जबकि उन्होंने कभी भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम गुप्त काल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गुप्त काल में चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जैसे महान राजा हुए थे, जिसकी वजह से गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए वे अयोग्य और निर्बल शासक हुए थे, जिसकी वजह से गुप्त काल धीरे धीरे बिखरने लगा था। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था और जो सामंत थे वो धीरे धीरे मजबूत और ताकतवर होते जा रहे थे, जिन्हीं में से एक सामंत थे पुष्यभूतिवर्धन। पुष्यभूतिवर्धन गुप्त काल के ही एक सामंत थे जो धीरे धीरे काफी ताकतवर और शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने ही गुप्त काल के बाद भारत में वर्धन वंश की स्थापना की। लेकिन पुष्यभूतिवर्धन थे वो छोटे और कम क्षेत्रफल में उन्होंने शासन किया था, क्योंकि वह एक सामंत थे। उसके बाद उनके अगले शासक हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन काफी ताकतवर और शक्तिशाली राजा थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अखंड भारत का विस्तार करना चालू किया था। लेकिन अखंड भारत का विस्तार भी वो इतना नहीं कर पाए थे, वो भी एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर पाए थे। अब दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया था। थानेश्वर को बनाया था तो उसके आसपास के क्षेत्र पर ही ये शासन किया करते थे। अब प्रभाकर वर्धन के बाद इनकी 3 प्रमुख संतानें थी, जिनमें 2 भाई थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक बहन थी, उसका नाम राजश्री था। अब दोस्तों, घटनाक्रम कैसे चलता है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, यह है हरियाणा का थानेश्वर, जहां पर वर्धन वंश का शासन हुआ करता था। और नीचे पड़ता है मालवा। मालवा में उस समय शासक थे देवगुप्त, और उसी के ऊपर था, मालवा के ऊपर था कन्नौज। कन्नौज का शासक उस समय था ग्रहवर्मन, और उसके जैसे गौड़ बंगाल में जो गौड़ बंगाल था उसका शासक था शशांक। ये 4 प्रमुख शासक उस समय हुआ करते थे। अब दोस्तों, इन कन्नौज का जो शासक था ग्रहवर्मन, उन्होंने प्रभाकर वर्धन की बेटी थी राजश्री, उनका विवाह ग्रहवर्मन से करवा दिया जाता है। अब ग्रहवर्मन और जो मालवा के शासक थे देवगुप्त, उनके आपस में बनती नहीं थी, उनके आपस में रंजिश चलती थी, जिसकी वजह से इन दोनों शासकों में आपस में झगड़ा होता रहता था। अब दोस्तों क्या हुआ, अब दोस्तों देवगुप्त और ग्रहवर्मन के बीच जो रंजिश चल रही थी, तो देवगुप्त ने मौका पाकर एक दिन ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, और हत्या करने के साथ ही वह यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि वह राजश्री को ढूंढने के लिए भी निकल पड़ा। लेकिन राजश्री बहुत समझदार रानी थी, तो वह वहां से तुरंत निकलकर जंगलों की ओर चली गई और वहां उस स्थान पर चली गई जहां पर उसको ढूंढा नहीं जा सके। तो राजश्री जंगलों में भाग गई और वह वापस मालवा लौट आया। तो दोस्तों, राजश्री थी जो थानेश्वर के राजा राजवर्धन की बहन थी। तो राजवर्धन को जब गुस्सा आया कि उनका बहन का घर उजाड़ दिया गया देवगुप्त के द्वार, तो राजवर्धन थानेश्वर से उठता है और देवगुप्त जो मालवा के शासक थे उसकी हत्या कर देता है। वह अपने भाई बहन के जो बहन का घर उजाड़ दिया था उसका बदला वह ले लेता है। अब दोस्तों देखिए घटनाक्रम किस तरह से बदलता है। अब जो मालवा का शासक था देवगुप्त, उसकी तो हत्या राजवर्धन ने कर दी थी। अब देवगुप्त जो बंगाल का शासक था शशांक, उसका ही मित्र था। ये दोनों खास मित्र थे, देवगुप्त और शशांक। अब शशांक के मन में ये घृणा पैदा हो गई कि मेरे मित्र की हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों, शशांक बौद्ध धर्म का विरोधी था, उन्होंने जो बोध गया में महाबोधि वृक्ष था उसको उन्होंने कटवा दिया था। और शशांक वहां से उठता है, बंगाल से, गौड़ बंगाल का शासक था शशांक, वहां से उठता है और वह थानेश्वर के राजा राजवर्धन की मौका पाकर हत्या कर देता है। अब दोस्तों बचता कौन है? हर्षवर्धन, और एक बच गया शशांक। अब उत्तर भारत में ये असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। जो उत्तर भारत पूरा था वह राजनीतिक रूप से बिल्कुल असंतुलित हो गया था, क्योंकि बंगाल का शासक शशांक था, वह उसने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। इस तरह से ये हत्याएं लगातार चलती जा रही थी। अब उस समय बच गया था हर्षवर्धन, और उस समय एक ही शासक बचा था शशांक, जो गौड़ बंगाल का था। अब दोस्तों, हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियां प्रमुख थी।
एक तो ये थी कि वह अपने भाई की मौत का बदला ले और अपने बहन को ढूंढे, बहन जंगलों में भाग गई थी उसको ढूंढे, और फिर एक शासक जो उनका बच रहा था गौड़ बंगाल का, शशांक, या उसको मार दे। तो उनके सामने काफी चुनौतियां पैदा उस समय हो गई थी, क्योंकि उत्तर भारत काफी असंतुलित हो गया था। उस समय हर्षवर्धन की भी ज्यादा आयु नहीं थी। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था और 606 ईस्वी में वह शासक बना था। तो उस समय उनकी उम्र रही होगी 15-16 साल, 16 साल के लगभग उनकी उम्र रही होगी। वह अल्पायु थे और अल्पायु होने के साथ साथ ही उन्हें राजकाजों का भी इतना अनुभव नहीं था। तो दोस्तों, सबसे पहले हर्षवर्धन उठता है। हर्षवर्धन इन सबकी मौत का बदला लेने के लिए वह मौका पाकर बंगाल के शासक शशांक को मौत के घाट उतार देता है। अब पूरे उत्तर भारत में एक ही शासक बच गया था, वह था हर्षवर्धन, जो कि काफी कम उम्र का उस समय हुआ था, लेकिन उनके जो संरक्षक थे वो काफी बहादुर और शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी सहायता पाकर शशांक की हत्या कर दी। अब दोस्तों, उत्तर भारत में देखते हैं कि सबकी मौत हो चुकी है, एक हर्षवर्धन बचता है। हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को संभालने के लिए वह तैयार रहता है, क्योंकि उस समय थानेश्वर में भी कोई नहीं बचता है, हर्षवर्धन अकेला बचता है। कन्नौज में उनकी बहन थी राजश्री, वो भी जंगलों में भाग जाती है। देवगुप्त की हत्या हो जाती है, शशांक की भी हत्या हो जाती है, राजवर्धन की भी हत्या हो जाती है। अब हर्षवर्धन सोचता है कि अगर मैं थानेश्वर से शासन करना स्टार्ट करूंगा तो गौड़ बंगाल छूट जाएगा, अगर और नीचे मालवा छूट जाएगा। तो उन्होंने उत्तर भारत को, पूरे उत्तर भारत को संभालने के लिए कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तो इस तरह उन्होंने चारों तरफ से इसको संभालने में कामयाबी हासिल की। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढने का काम किया। उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से अपनी बहन को ढूंढ लिया था। उस बौद्ध भिक्षु का नाम था दिवाकर। वह भिक्षा मांगते हुए जंगलों से होते हुए आ रहा था। तो उन्होंने हर्षवर्धन को बताया कि एक महिला को मैंने वहां पर देखा था। तो दोस्तों, हर्षवर्धन ने तुरंत अपनी बहन को बुलवाया और बहन को बुलाकर अपनी बहन को ही संरक्षक, या कह सकते हैं कि राजा या महारानी की उपाधि उन्होंने दी और कहा कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, मैं इनका संरक्षक बन के ही कार्य करूंगा। तो इस तरह उन्होंने कभी भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक 41 साल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया। दोस्तों, प्राचीन काल में या मध्य काल में या आधुनिक भारत में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ था जो अपनी बहन को इतना सम्मान और इतना प्यार वह देता हो। दोस्तों, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। वो 629 ईस्वी में भारत आया था और उन्होंने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय के जो कुलपति थे उसका नाम था शीलभद्र। तो उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया था और उन्होंने अध्यापन का काम भी किया था। वो यहीं पर पढ़े थे और यहीं पर उन्होंने पढ़ाया भी था। इस तरह हेनसांग को नीति का पंडित, शाक मुनि और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हेनसांग की विद्वता से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने जो उस समय प्रयाग में चलने वाले जो वार्षिक जो अधिवेशन थे, या कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो सम्मेलन थे, उनकी अध्यक्षता का कार्य इन्होंने हेनसांग को सौंप दिया था, जिससे इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध भी इनको सहना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो परिषदें हुआ करती थी उनके सबके अध्यक्ष ब्राह्मण ही हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होते थे। तो इनको हटाकर उन्होंने, हर्षवर्धन ने हेनसांग को इन परिषदों का अध्यक्ष बना दिया था, जिसकी वजह से हर्षवर्धन को इन ब्राह्मणों का विरोध भी सहना पड़ा था। दोस्तों, हेनसांग ने एक प्रमुख पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था शियुकी। तो हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले की शुरुआत की थी। कुंभ मेला जो भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो प्रत्येक एक बार 12 वर्ष के अंतराल में वह भरता है, तो उन्होंने ही, हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले का प्रारंभ किया था। कुंभ मेले को मनाने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। हर्षवर्धन हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। हर्षवर्धन के समय में ही एक प्रमुख कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली थी कादम्बरी और दूसरा था हर्षचरित्र। क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे तो उन्होंने हर्षचरित्र की भी रचना की थी। दोस्तों, हर्षवर्धन एक महान विद्वान भी थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, नागानंद, रत्नावली और
प्रियदर्शी का, जिस कारण से उन्हें शिलादित्य के नाम से जाना गया। अब दोस्तों उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए देखा कि उत्तर भारत तो उनके कंट्रोल में ही था। उत्तर भारत के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों न नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत को भी कंट्रोल किया जाए और पूरे अखंड भारत को एक छत्र या एक राजा के अधीन लाया जाए। लेकिन जब उन्होंने नर्मदा नदी पार की तो उनकी सेना काफी थक चुकी थी, क्योंकि उनके दोनों तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी सेना काफी थक चुकी थी। और चालुक्य के वातापी का जो प्रमुख शासक था उस समय पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर उनकी सेना पर हमला कर दिया और हर्षवर्धन को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसकी जानकारी हमें कर्नाटक के ऐहोर अभिलेख से मिलती है। दोस्तों इस तरह से हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी और उन्होंने अखंड भारत का सपना वापस से साकार कर दिया था। लेकिन हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वर्धन साम्राज्य भी धीरे धीरे विकसित होने लगा और उन्हें ही भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, महान हिंदू सम्राट माना गया। क्योंकि हर्षवर्धन के बाद, इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो पूरे अखंड भारत को एक छत्र के नीचे स्थापित कर सके। धीरे धीरे ये टुकड़ों में बंटने लगा और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा भारत धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। इस तरह दोस्तों हर्षवर्धन को एक महान राज सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। दोस्तों जानकारी आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।